जब एक तरफ देशवासी अपने टीवी स्क्रीन पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान देख रहे थे, उसी वक्त अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के जालना में हजारों मराठा समाज के लोग तैयारी कर रहे थे एक महामोर्चा की। इस मोर्चा को लीड कर रहा है मनोज जरांगे पाटिल नाम का एक शख्स। 20 जनवरी को जालना से निकाला ये मोर्चा 22 जनवरी को अहमदनगर के एक मदरसे में रुका। यहाँ से अगले 2 दिनों में ये मोर्चा पुणे से होकर मुंबई तक पहुंचेगा। इस बार जरांगे पाटिल ने सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने का अल्टीमेटम दिया है और इसी वजह से वो और हजारों मराठा आंदोलक 25 जनवरी से मुंबई में आमरण अनशन करेंगे। 2018 के बाद ठंडे बस्ते में चला गया ये मुद्दा सितंबर 2023 से फिर एक बार एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। जरांगे पाटिल और उनके समर्थक मराठा चाहते हैं कि उन्हें भी ओबीसी के अंदर मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिले। यही कारण है कि राज्य भर में ओबीसी समाज भी आंदोलन कर रहा है। उनकी मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी में शामिल ना किया जाए। आखिर क्या है ये पूरा मामला और आखिर कैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में इतना बड़ा बन गया, यही सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। मनोज जरांगे पाटिल का नाम 1 सितंबर 2023 के पहले शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन उस दिन जालना में एक मराठा आंदोलन पर महाराष्ट्र पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पूरे राज्य का ध्यान मराठा आंदोलन की तरफ चला गया। इसी में एक व्यक्ति उभर कर आया जिसका नाम है मनोज जरांगे पाटिल। एक सामान्य परिवार से आने वाला यह व्यक्ति मराठा आरक्षण की मांग लेकर अनशन करने लगा, लेकिन 17 दिनों के बाद खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब मनोज जरांगे से मुलाकात की तब जाकर उन्होंने अनशन तोड़ा। लेकिन 25 दिसंबर तक का अल्टीमेटम जरांगे पाटिल ने सरकार को दिया था, लेकिन जब सरकार 25 दिसंबर तक भी कोई कदम उठा नहीं पाई तब फिर एक बार मराठा आंदोलन छेड़ने की बात जरांगे पाटिल ने की। इस बार मुंबई में आंदोलन होगा ऐसी घोषणा जरांगे पाटिल ने की और 20 जनवरी से ही मुंबई की दिशा में उनके घर जालना से एक विशाल मोर्चा की शुरुआत हुई। ये मोर्चा जालना से अहमदनगर रुका। यहाँ एक मदरसे में मनोज जरांगे समेत बाकी मराठा आंदोलकों के रहने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद अहमदनगर से मोर्चा पुणे के कोरेगांव भीमा में रुकेगा और आखिर में पुणे से होते हुए मुंबई को पहुंचेगा। अब ये हुई बात अभी के ताज़ा हालात की। अब समझते हैं कि आखिर मराठा आरक्षण के मुद्दे का इतिहास क्या है और इसके अलग अलग पहलू क्या है। पहले महाराष्ट्र की लोक संख्या पर एक नजर मार लेते हैं। जान ले कि भारत में अभी भी जाति जनगणना नहीं हुई है, तो हम IHDS यानी इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के आंकड़ों का सहारा लेंगे। IHDS 2 सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की लोक संख्या में 32.8% ओबीसी, 26.6% मराठा, 9.7% अनुसूचित जातियां यानी SC, 9.3% अनुसूचित जनजातियां यानी ST, 6.6% अन्य उच्च जातियां यानी OUC है, 5.8% मुस्लिम है और 1.8 ब्राह्मण शामिल है। यानी कि महाराष्ट्र में ओबीसी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जात के हिसाब से देखें तो मराठा ही राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये समाज कई इंडिकेटर्स में दूसरे समाजों से बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई देता है। शहर के आंकड़े देखें तो केवल 12% मराठा समाज पुअर एंड पुअरेस्ट यानी गरीब और अति गरीब श्रेणी में आता है, जबकि 70% शहरी मराठा समाज अमीर श्रेणी में आता है। यहां तक कि ग्रेड A, B, C, D इन चारों श्रेणियों में मराठाओं की संख्या 30% से अधिक है। ये सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। और पढ़ाई में भी मराठा समाज सिर्फ ब्राह्मण समाज से ही पीछे है। तो आकलन यही कहता है कि आरक्षण का कोई लाभ ना होने के बावजूद मराठाओं ने सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केवल कुछ ही मापदंडों में ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों से वो पीछे है। वो प्रभावशाली और धनी है, सार्वजनिक रोजगार में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ यह दर्शाता है कि समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा का लाभ उठाने में कोई बाधा नहीं है। तो फिर क्यों मराठा समाज इतनी प्रखरता से अपने लिए आरक्षण मांग रहा है? प्रोफेसर सुमित मस्कर ने अपने एक रिसर्च पेपर में और अखबारों में लिखे कई लेखों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हम भी इसी से समझने की कोशिश करते हैं। IHDS के आंकड़ों के मुताबिक गांव में गरीब और अति गरीब श्रेणी में आने वाले मराठाओं की संख्या 38% है। तो मराठा समाज में समस्या शुरू होती है गांव से। 1990 तक मुंबई में कई मिल्स चला करती थी। इन मिल्स में काम करने वाले ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों से अपना गांव छोड़कर मुंबई रहने लगे। इन मिल्स में मराठाओं का वर्चस्व था।
मिल वर्कर्स के आंदोलन के बाद भी आखिरकार 1990 में मिल्स बंद हो गई और इनके अंदर काम करने वाले मिल वर्कर्स धीरे धीरे गरीबी में धकेले जाने लग गए। शहरों में अगर हाल बुरा था तो यही मराठा लोग फिर अपने गांव में भी वापस नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि यहां पर अब अनाज में मुनाफा नहीं मिल रहा था। ऐसे में एक समाज जिसका राज्य के संसाधनों पर वर्चस्व रहा, अब उस समाज में अस्थिरता बढ़ रही थी। 2019 तक कुल कॉलेजों में से 64% निजी और अनएडेड है, 13% निजी और सहायता प्राप्त है और केवल 22.2% सरकार द्वारा संचालित है। जैसा कि यशपाल समिति ने उल्लेख किया है, निजी संस्थान अत्यधिक फीस लेते हैं और अवैध कमीशन भी लेते हैं। ओपन कैटेगरी के अधिकांश व्यक्तियों की तरह कम वित्तीय संसाधनों वाले मराठाओं को सार्वजनिक संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ मराठा कम संख्या में खुली श्रेणी की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन सभी कारणों से मराठा प्रखरता से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मराठाओं ने आरक्षण की मांग की है, ओबीसी समाज भी एक होकर इसका विरोध कर रहा है। नासिक के नेता एनसीपी अजित पवार गुट के छगन भुजबळ के नेतृत्व में राज्य में ओबीसी समाज ने मराठा आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। फिलहाल महाराष्ट्र में 52% यानी 52% आरक्षण लागू है। अगर मराठा समाज को आरक्षण दिया गया तो यह आरक्षण 68% तक चला जाएगा। इसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण की मांग को खारिज किया। कानूनी मामले पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ओबीसी समाज का क्या कहना है। ओबीसी जनमंच के नेता प्रकाश शेंडगे ने कहा है कि ओबीसी श्रेणी में 300 से अधिक जाति समुदायों को शामिल किया गया है। यदि आप मराठाओं को शामिल करते हैं तो ये ओबीसी समुदायों के साथ अन्याय होगा, जिनकी हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर घट जाएगी। इसलिए हम मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हैं, ऐसा कहना था इन ओबीसी समाज के नेता का। इसके अलावा राजनीति के संदर्भ में देखें तो महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद कोई बड़ा ओबीसी नेता उभर कर नहीं आया था, लेकिन अब छगन भुजबळ वो स्पेस लेने की कोशिश करेंगे। जानकार कहते हैं कि ओबीसी समाज के नेता के तौर से खुद को इस्टेब्लिश कर या खुद को दिखाकर छगन भुजबळ अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। खैर, अब राज्य में ओबीसी वर्सेस मराठा ये संघर्ष देखने मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि मराठा आरक्षण देने के पीछे क्या कानूनी अटकलें हैं। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राज्य में 2014 में यूपीए सरकार के दौरान राणे कमीशन ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने की बात रखी थी। उसके बाद राज्य के पिछड़ा आयोग ने सर्वेक्षण किया और उसके बाद 2018 में मराठाओं को आरक्षण देने की बात की थी। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को हटाने का फैसला किया। कोर्ट का कहना था कि 50% की आरक्षण की लिमिट को लांघा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ एक कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही लांघा जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि मराठा समाज का पिछड़ापन साबित करे। 2016 से 2018 तक मराठा समाज ने 50 से अधिक जगहों पर रैलियां की और अपनी बात रखी, लेकिन अब मांगे बदल चुकी है। जरांगे पाटिल का कहना है कि सभी मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाए और ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाए। लेकिन अब ये कुणबी क्या होते हैं, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। मराठवाड़ा इलाका महाराष्ट्र में विलीन होने से पहले हैदराबाद का हिस्सा था। तब खेती में काम करने वाले लोगों को कुणबी कहा जाता था। कुणबी समाज को ओबीसी में शामिल किया गया। कई मराठा समाज के लोगों ने 1960 में कुणबी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया, लेकिन आज भी कई सारे मराठाओं को कुणबी कहलवाने में ऐतराज है। इनमें ज्यादातर कोकण इलाके के मराठा आते हैं। ओबीसी समाज इसी आरक्षण के विरोध में है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े ने कहा कि राज्य भर में मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करते समय जाति की वैधता की बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। वैधता स्थापित करने के लिए हमें पिछली 2 पीढ़ियों के राजस्व रिकॉर्ड या रिश्तेदारों की शिक्षा के दस्तावेज प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो अब जब हमने मराठा आरक्षण के अलग अलग पहलू समझे, हम वर्तमान में आते हैं। आज मनोज जरांगे पाटिल एक पोलराइजिंग फिगर बन गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे जो खुद मराठा है, उन्होंने जरांगे पाटिल को दिलासा दिया है, लेकिन उन्हीं के साथ गठबंधन में होने वाले छगन भुजबळ समेत पूरा ओबीसी समाज मराठाओं को ओबीसी के अधिनियम आरक्षण को कभी मंजूर नहीं करेंगे। तो अब इस पॉलिटिकल डेडलॉक को क्या आरक्षण प्रदान करके तोड़ा जाएगा या जरांगे पाटिल का यह आंदोलन इस महाराष्ट्र की सरकार को ले डूबेगा? यह आने वाला समय ही बताएगा। मेरी ओर से इतना ही। दुनिया भर की तमाम
जरूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।